नमस्कार, मैं हूं श्रुति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं खबर प्याली। आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की खबर प्याली की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि हम सबको पता है कि हमारा पर्यावरण सुरक्षित होना चाहिए, लेकिन हम उसके साथ खिलवाड़ करते हैं। कैसे? हम प्रदूषण फैलाते हैं, हम इधर उधर गंदगी फैलाते हैं, जिसका नतीजा हमें दिखाई पड़ता है। कुछ ऐसा ही आर्टिफिशियल आइलैंड बनाकर डेनमार्क ने एक नया संग्राम छेड़ दिया है। ये संग्राम आखिर है क्या, और आर्टिफिशियल आइलैंड बनाने से वहां के रहने वाले लोगों के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, बाकी अन्य देश जो हैं उससे जुड़े हुए उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा, आज इसी पर विस्तृत जानकारी आपको देंगे। तो चलिए आपको बताते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर डेनमार्क का एक कृत्रिम द्वीप यानी कि आर्टिफिशियल आइलैंड सुर्खियों में है। डेनमार्क की सरकार की माने तो देश के इतिहास में यह अब तक की सबसे बड़ी निर्माण परियोजना में से एक है। आखिर क्या है डेनमार्क की योजना, ये आज हम आपको बताएंगे। उसकी इस योजना से क्यों चिंतित है वैज्ञानिक, डेनमार्क के इस फैसले के खिलाफ क्यों हो रहा है प्रदर्शन, और क्या है प्रदर्शनकारियों की मांग, और भारत को इससे कैसा सबक मिल रहा है, आज अपने इस वीडियो में हम आपको एक एक कर सारी बातें बताने जा रहे हैं। दरअसल 5 जून को जब पूरी दुनिया विश्व पर्यावरण दिवस मना रही है, वातावरण बचाने की हर साल की तरह कोरी कस्में खाई जा रही हैं, तो डेनमार्क की नई परियोजना ने उन लोगों के माथे पर शिकन ला दिया है जो वास्तव में पर्यावरण प्रकृति के लिए चिंता करते हैं। उनकी जिंदगी इसके संरक्षण में ही गुजरती है। दरअसल हुआ यह है कि डेनमार्क की संसद ने 35,000 लोगों के रहने और कोपेनहेगन बंदरगाह को समुद्र के बढ़ते जल स्तर से बचाने के लिए एक कृत्रिम यानी कि एक आर्टिफिशियल आइलैंड तैयार करने की परियोजना को मंजूरी दे दी है। लिनेटहोम नाम के इस विशाल द्वीप को रिंग रोड, टनल और मेट्रो लाइन के माध्यम से डेनमार्क की मुख्य भूमि से जोड़ा जाएगा। बताया गया है कि इसका आकार 1 वर्ग मील यानी कि 2.6 वर्ग किलोमीटर होगा और इस परियोजना पर इसी साल के अंत तक काम शुरू भी हो जाएगा। लेकिन इस योजना को पर्यावरणविद आबादी और पर्यावरण के लिहाज से खतरा मान रहे हैं और इसके बन जाने के बाद के खतरे को लेकर चिंता में हैं, जिसके कारण विरोध जता रहे हैं। इस परियोजना को तैयार करने वालों के अनुसार इस नए द्वीप के चारों ओर एक बांध व्यवस्था बनाई जाएगी ताकि समुद्र में बढ़ते जल स्तर और तूफान की लहरों से बंदरगाह की रक्षा की जा सके। अगर इस द्वीप को तैयार करने का काम अपनी निर्धारित योजना के अनुसार आगे बढ़ता है तो साल 2035 तक इसकी नींव का अधिकांश हिस्सा तैयार हो जाना चाहिए और साल 2070 तक इस द्वीप को पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाना चाहिए। लेकिन जानकारों में इसको लेकर अलग तरह की चिंता है। कुछ पर्यावरण समूहों ने इन्हीं आशंकाओं को देखते हुए इस द्वीप के निर्माण के खिलाफ एक मामला यूरोपीय न्यायालय यानी कि ECJ के सामने रखा है। पर्यावरणविदों के एक अनुमान के मुताबिक अगर इस परियोजना पर काम शुरू होता है तो इसके लिए कच्चा माल ले जाने वाले करीब 350 ट्रक रोजाना कोपेनहेगन, जो कि डेनमार्क की राजधानी है, से गुजरा करेंगे, जिससे शहर की सड़कों पर न सिर्फ वाहनों की संख्या बढ़ेगी बल्कि प्रदूषण भी बढ़ेगा। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार लगभग 400 फुटबॉल मैदानों के आकार के इस कृत्रिम द्वीप के निर्माण में तकरीबन 80 मिलियन यानी कि 8 करोड़ टन मिट्टी की आवश्यकता होगी। आशंका यह भी है कि परियोजना की वजह से समुद्र के पारिस्थितिक तंत्र यानी कि उसमें रहने वाले जीव जंतुओं और पानी की गुणवत्ता पर बुरा असर पड़ सकता है। डेनमार्क के समाचार प्रसारक DR के अनुसार शुक्रवार को जब यह बिल पास हुआ तब राजधानी में संसद भवन के बाहर इसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि इस योजना पर दोबारा विचार किया जाए, लेकिन संसद में 85 सांसद इसके पक्ष में थे जबकि 12 ने इसके खिलाफ वोट दिया।
प्रदर्शनकारियों ने यह चिंता जताई कि इस कृत्रिम द्वीप के निर्माण के दौरान कोपेनहेगन से भारी लारियां गुजरेंगी और यहां रहने वालों को अलग हालातों का सामना करना होगा। कुछ प्रदर्शनकारियों की यह भी दलील थी कि नवंबर में होने वाले स्थानीय चुनाव से पहले इस द्वीप के निर्माण को लेकर फैसला नहीं लिया जाना चाहिए था। डेनमार्क की सरकार के मुताबिक देश के इतिहास में यह अब तक की सबसे बड़ी निर्माण परियोजना में से एक है। हालांकि भारी वाहनों के गुजरने के सवाल के समाधान के तौर पर राय भी सामने आ रही है। डैनिश रोड ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए बनी एसोसिएशन की प्रमुख कैरिना क्रिस्टिनसन ने कहा कि माल ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन के दूसरे विकल्प भी मौजूद हैं जो पर्यावरण को अधिक नुकसान नहीं पहुंचाते। उन्होंने कहा कि सरकार के समक्ष ये भी विकल्प है। कैरिना ने कहा कि बिजली से चलने वाले ट्रक ना तो ध्वनि प्रदूषण करते हैं और ना ही कार्बन उत्सर्जन। उनका कहना है कि भविष्य के लिहाज से यह एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। ये तो कहानी आइलैंड की योजना और उस पर चिंता की हुई, लेकिन सवाल अभी भी समुद्र के बढ़ते जल स्तर का है, जिसके लिए डेनमार्क को ऐसी परियोजना की जरूरत पड़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग का असर है कि दुनिया में समुद्र का स्तर तेजी और खतरनाक लेवल पर बढ़ रहा है, जिससे उसके किनारे बसे देशों के अस्तित्व पर संकट के बादल हैं। यूरोप का देश डेनमार्क भी इससे अछूता नहीं है, इसीलिए वो पहले से ही तैयारी कर रहा है। कहानी ये भी है कि डेनमार्क उत्तरी यूरोप में स्थित एक देश है। इसकी भू सीमा केवल जर्मनी से मिलती है, जबकि उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर इसे स्वीडन से अलग करते हैं। यह देश जूटलैंड प्रायद्वीप पर हजारों द्वीपों में फैला हुआ है। डेनमार्क ने लंबे समय तक बाल्टिक सागर को जाने वाले मार्गों को नियंत्रित किया है और इस जल राशि को डैनिश खाड़ी के नाम से जाना जाता है। इसके छोटे आकार के विपरीत इसकी समुद्री सीमा बहुत लंबी है, लगभग 7,310 किलोमीटर। डेनमार्क का एक बड़ा भाग एक समतल देश के तौर पर है और समुद्र तल से अधिकतम ऊंचाई वाला स्थान केवल 170 मीटर ऊंचा है। डेनमार्क बड़े छोटे 405 आइलैंड से बना है, पर समुद्र से इनकी ऊंचाई बेहद कम है। ऐसे में अगर जल स्तर बढ़ता है तो सीधे सीधे बड़ा संकट आ जाएगा। रिपोर्ट्स कहती है कि अगर समुद्रों का जल स्तर वर्तमान गति से बढ़ता रहा तो इस शताब्दी तक पूरी दुनिया में सागरों का जल 30 सेंटीमीटर ऊपर जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया के कुछ शोधकर्ताओं ने पाया है कि 1870 से 2004 के बीच समुद्री जल स्तर 19.5 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई है। तो ऐसे में आप डेनमार्क की चिंताओं को समझकर ये आप जान सकते हैं, और जानकार ये कहते हैं कि जल स्तर बढ़ने का मतलब होगा कि नीचे पड़ने वाले क्षेत्रों में आंधी तूफान के समय बार बार बाढ़ आना, और फिर ऐसे में वहां रहने वालों की हालात बहुत कठिन हो जाएंगे, जिसे डेनमार्क अभी से समझ रहा है। ऐसा नहीं कि समुद्र का बढ़ता जल स्तर केवल डेनमार्क का दर्द है। भारत की बात करें तो अगर कार्बन उत्सर्जन में कमी नहीं की गई तो समुद्री बाढ़ अगले 30 सालों में नए इलाकों को भी अपने चपेट में ले लेगी। मध्य केरल और गुजरात के कुछ हिस्सों में ज्यादा असर होगा। इतना ही नहीं, समुद्र के बढ़ते जलस्तर से दुनिया की 30 करोड़ से अधिक आबादी पर खतरा मंडरा रहा है। एक अध्ययन में यह कहा गया है कि अगले 30 वर्षों में ऊंची समुद्री लहरें 30 करोड़ से अधिक लोगों के सिर से छत छीन सकती हैं। इस 30 करोड़ आबादी में 3.5 करोड़ भारतीय भी हैं, जिन्हें अपने घरों से हाथ धोना पड़ सकता है। इससे पहले एक अध्ययन में समुद्री जल स्तर बढ़ने से जितने लोगों पर खतरे का अनुमान लगाया था, उससे यह 3 गुना अधिक है। भारतीय लोगों के सामने यह खतरा पहले से 7 गुना अधिक बढ़ गया है। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई के निचले तटवर्ती इलाके पहले से ही खतरे में हैं। लेकिन नए अध्ययन में यह भी कहा गया है कि अगर कार्बन उत्सर्जन में कमी नहीं की गई तो समुद्री बाढ़ अगले 3 सालों में नए इलाकों को भी अपने चपेट में ले लेगी। मध्य केरल और गुजरात के कुछ हिस्से भारत समेत इन शहरों में 2050 तक साल में कम से कम एक बार बाढ़ जरूर आएगी। फिलहाल समुद्र के तटवर्ती इलाकों में 3.1 करोड़ भारतीय रहते हैं। 2030 तक यह जनसंख्या 3.5 करोड़ हो जाएगी, यानी ये खतरा सब पर है। डेनमार्क ऐसी योजनाओं से विकल्प बना रहा है तो दुनिया के तमाम देश, खासकर
कि वे देश जिन पर ग्लोबल वार्मिंग के बाद इस तरह के संकट ज्यादा हैं, उन्हें साथ आना चाहिए। सार्क आसियान देशों को मिलकर इस चुनौती से निपटने का प्लान बनाना होगा, जिससे हम आबादी को बचा सके और आने वाले कल को भी। किसी और खबर के साथ आपके बीच होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।